सब्सक्राइब कीजिए द कॉमर्स ट्यूटर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हो द कॉमर्स ट्यूटर। तो आप सभी को पता है कि सीए फाउंडेशन की अकाउंट्स की डिस्कशन हम स्टार्ट कर चुके हैं अपने चैनल में और काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। और लास्ट लेक्चर्स तक हमने बेसिक कुछ पॉइंट्स और उसके साथ अकाउंटिंग की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, इन सब बातों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज से हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। ये भी चैप्टर 1 के अंडर ही आता है। ठीक है, लेकिन इसका नाम जो है वो है अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अब आप टर्मिनोलॉजी सोच कर सुनकर घबरा मत जाना और ये मत समझना कि फिजिक्स बायोलॉजी जैसा कुछ टर्मिनोलॉजी भी है बहुत कठिन। बहुत इजी है। देखो, टर्मिनोलॉजी वर्ड जो है वो आया है टर्म वर्ड से। टर्म तो अकाउंटिंग में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम बार बार यूज़ करते हैं, जैसे कि इवेंट हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया, बिजनेस एंटिटी हो गया। तो इन कॉमन शब्दों का जिसका अकाउंटिंग में यूज़ होता है बहुत बार, ठीक है, अकाउंटिंग लैंग्वेज में, तो उन शब्दों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे इस चैप्टर में और कुछ चीज़ों को यहाँ पर सीखेंगे। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग सब रेडी हैं इस चीज़ को सीखने के लिए। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं एक एक लेक्चर में कवर करता जाऊँगा। आपसे लेक्चर्स को ज़्यादा लंबा करने की कोशिश नहीं करूँगा, और अगर लेक्चर ज़्यादा लंबा हो भी जाएगा तो उसको मैं कट कट करके अपलोड करूँगा अलग अलग पार्ट्स में, ताकि आप लोगों को देखने में भी ईजी हो जाए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो टर्म है जो हमको सीखना है वो है एंटिटी। अब आपको याद होगा कि मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था जिसको बोलते थे एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, बिजनेस एंटिटी भी बोलते हैं इसको, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था? इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर मैं एक बंदा हूं और मैंने अपनी एक बिजनेस खोली है, ठीक है, ये मेरी शॉप है मान लो। बहुत ही ख़राब ड्राइंग करता हूं मैं, वैसे आप इसको क्रिटिसाइज़ मत करना। जस्ट समझो चीज़ को कि ये मैं हूँ, ये मेरी दुकान है, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी दुकान ही मेरा बिजनेस है मान लो। ठीक है, तो मैं ओनर हूँ और ये जो बिजनेस है, इन दोनों की शख्सियत, इन दोनों की पहचान अलग अलग है। ठीक है, बिजनेस को हम क्या मानेंगे? एक अलग हस्ती मानेंगे और ओनर को एक अलग इंसान मानेंगे, दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। तो बिजनेस एंटिटी मतलब क्या? बिजनेस एंटिटी मतलब ये वाला। ठीक है, ये एंटिटी नहीं है, ओनर एंटिटी नहीं है। एंटिटी कौन है? बिजनेस। बिजनेस की एक अलग पहचान है। तो बिजनेस क्या है? देखो, बिजनेस कोई हाड़ मांस वाला इंसान तो है नहीं, या कोई जानवर तो है नहीं जो चल फिर सके, बोल चाल सके। तो बिजनेस एक एंटिटी है इन टर्म्स ऑफ एन इकोनॉमिक यूनिट। वो एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक यूनिट है जो क्या कहता है, जो क्या करता है, सॉरी कहता नहीं, जो क्या करता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब क्या हो गया? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जैसे कि खरीदना, बेचना, ट्रेडिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, प्रोडक्शन करना, जिन सब से हमारी इकोनॉमिक्स जो है, देश का इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं। तो जो इकोनॉमिक यूनिट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करता है उसको हम एक बिजनेस एंटिटी बोलते हैं। यानी कि एंटिटी मतलब सिंपल सा मान लो कि एक बिजनेस को हम क्या कहते हैं? एंटिटी। ओके, तो मैं यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ। एंटिटी मतलब क्या हुआ? जनरली एंटिटी मतलब हो गया बिजनेस। ठीक है तो देखो यहाँ पर एग्जांपल क्या है? टाटा स्टील, बिरला, रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल। देखो यहाँ पर मैंने लोगोस भी दिखा रखे हैं, महिंद्रा, टाटा, आईटीसी। अब महिंद्रा, देखो महिंद्रा एक कंपनी है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, और इसके कर्ता धर्ता कौन है? आनंद महिंद्रा। ठीक है, मेरे से नाम कॉमन है तो लिखता हूँ मैं यहाँ आनंद महिंद्रा। अब आप बोलोगे कि सर आनंद महिंद्रा और महिंद्रा तो सेम ही है, क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। महिंद्रा अपने लेवल पे एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी एक अलग पहचान है, और आनंद महिंद्रा जो है उसके सीईओ हो सकते हैं, उसके सबसे ज़्यादा मेजर शेयर होल्डर हो सकते हैं, पर आनंद महिंद्रा और महिंद्रा कंपनी दोनों सेम नहीं है। तो महिंद्रा जो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये महिंद्रा एक बिजनेस एंटिटी है। ठीक है, चलें आगे बढ़े। अब दूसरा पॉइंट हो गया इवेंट और ट्रांजैक्शन। शायद मैं पहले या दूसरे लेक्चर में आपको समझा चुका हूं। मैंने आपको बताया था कि बिजनेस में जो भी लेन देन होते हैं, फाइनेंशियल लेन देन, वो होते हैं ट्रांजैक्शंस, और उसके रिजल्ट में जो चीज़ें हमको पता चलती हैं या जो चीज़ें घटती हैं एज ए कॉन्सिक्वेंस, उनको हम बोलते हैं इवेंट्स। ठीक है, तो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो फाइनेंशियल टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, तो उनको हम क्या करेंगे? अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, ट्रांजैक्शंस में आपका हो सकता है परचेज, सेल्स। ठीक है, और इसके रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा? परचेज और सेल्स के रिजल्ट में आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो बिजनेस में अकाउंट्स जो हम बनाएंगे उसमें परचेज, सेल्स जो है, ट्रांजैक्शंस, इनको हम करते हैं ट्रांजैक्शंस को,
लेकिन प्रॉफिट जो है वो ऑटोमेटिक एज अ रिजल्ट ऑफ परचेज सेल निकल के आता है। प्रॉफिट या लॉस आप कह लो, जो भी है वो इनका रिजल्ट निकल के आता है। तो यही हो गया ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो इवेंट एक ऐसा हैपनिंग है जो किसी कॉन्सिक्वेंस, एक रिजल्ट के रूप में आपके सामने आया है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन भी मैंने ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड में ही समझा दिया। यहाँ पर ट्रांजैक्शन मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हम बिजनेस में कर रहे होते हैं उसको ट्रांजैक्शन बोलता है। जनरली इसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। क्योंकि ट्रांजैक्शन मतलब क्या, हिंदी में अगर मैं आपको सीधे शब्दों में कहूँ ना, ट्रांजैक्शन मतलब होता है बेटा लेन देन, ठीक है। एक हाथ दे दूसरी हाथ ले, यही चीज़ हो गई ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर देखो लिखा है एक्सचेंज। एक्सचेंज मतलब क्या, कुछ दिया कुछ लिया, या कुछ पाया कुछ खोया, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन मतलब एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट्स रिसीव्स एंड सैक्रिफाइसेस वैल्यू। ये और नहीं होगा, ये एंड होगा शायद, ठीक है। रिसीव्स एंड सैक्रिफाइसेस। हम एक बिजनेस में मान लो कि ये एक ट्रांजैक्शन हो रही है, यहाँ पर एक पार्टी ये है और दूसरा पार्टी ये है। तो ये बंदा जो है, देखो फोटो में दिख रहा है कि ये बंदा इसको कुछ पैसे दे रहा है ना। तो इस बंदे ने जो इसको पैसे दिए, तो इस बंदे ने इसको ज़रूर कुछ गुड्स या सर्विसेज दी होंगी, तभी जाके पैसे दिए हैं, ठीक है। तो हर बंदा यहाँ पर कुछ गेन करता है और कुछ सैक्रिफाइस करता है, ठीक है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है आपको समझ में आ गया। अब देखो अकाउंट क्या है। अकाउंट भी मैंने एक्चुअली आपको शुरू की डिस्कशंस को अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो मैंने वहाँ पर आपको अकाउंट के बारे में बताया था, जो जर्नल लेजर पोस्टिंग वगैरह के बारे में जब हमने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, वहाँ पर मैंने अकाउंट के बारे में बताया था। यहाँ पर मैं फिर से एक बार आपको बताता हूँ। देखो क्या होता है कि जर्नल जो हम बिजनेस में रखते हैं ना, जर्नल की एक बुक होती है, उसमें हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शंस को एक एक करके रिकॉर्ड करते हुए चले जाते हैं। अब एक एक ट्रांजैक्शन को जो रिकॉर्ड करते रहते हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं। जो जो घटना जैसे जैसे घट रही होती है, बिल्कुल डेट वाइज, बिल्कुल प्रॉपर ऑर्डर में, जो चीज़ पहले हुई उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज़ उसके बाद हुई उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉपर ऑर्डर में डेट वाइज यहाँ जर्नल में हम एक एक करके ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड करते रहते हैं, जो अकाउंटिंग में, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारी ट्रांजैक्शंस ना जर्नल में, बहुत मोटी सी किताब हो जाती है, बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो जाती है। और उन ट्रांजैक्शंस में से मान लो कि आपको कैश के ट्रांजैक्शंस ढूंढने हैं कि कैश की क्या क्या ट्रांजैक्शन हुई, तो आप जर्नल का बुक उठाओगे, सारे पन्नों को पलटोगे, फिर एक एक करके ढूंढोगे, अरे यहाँ पर एक कैश की ट्रांजैक्शन है, अरे यहाँ पर एक कैश की ट्रांजैक्शन है, फिर एक पन्ने में उसको लिखोगे, कैलकुलेटर से ऐड करोगे, तो काफ़ी समय लग जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जर्नल से सारे ट्रांजैक्शंस को उठा करके लेजर में पोस्ट करते हैं, ठीक है। और इस लेजर में रहते हैं क्या, अकाउंट्स, ठीक है। तो ये जो अकाउंट की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे अकाउंट जो होते हैं वो लेजर में होते हैं सॉरी तो अब देख लो यहाँ पर एग्जाम्पल है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट का एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है। तो कैश अकाउंट देखो एक पन्ना है लेजर में, इसमें क्या करेंगे हम, कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए थे जो जर्नल में रिकॉर्डेड थे, उनको डेट वाइज यहाँ पर लिख देंगे, ओके। तो यहाँ पर देखो अकाउंट का एक बार क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं। इतना अगर आप ये जो चीज़ रट लोगे, अकाउंट्स का अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछेगा, अकाउंट्स का नहीं सॉरी, अकाउंट का, लेजर अकाउंट, ये अकाउंट जो है ना, ये वो अकाउंट्स नहीं है जो हम सीख रहे हैं, ये इसको कहते हैं लेजर अकाउंट, ओके। जर्नल से जहाँ पर पोस्टिंग होती है, जैसे हम बनाते हैं ना सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो ये एक अकाउंट है। तो अकाउंट क्या है, एक समरी है, ठीक है, समरी ऑफ रेलेवेंट ट्रांजैक्शंस एट वन प्लेस। तो देखो समरी क्या है, यहाँ पर कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट में कैश से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शंस है उसकी समरी आपको कैश अकाउंट में मिल जाएगी, ठीक है, एक जगह पर। अगर आपको जर्नल से कैश अकाउंट के सारे ट्रांजैक्शंस खोजने के लिए बोला जाए तो आप यहाँ एक पाओगे, यहाँ पर एक पाओगे, यहाँ मिडिल में एक पाओगे, तो आपको खोजने में दिक्कत होगी। तो हर किसी को एक जगह अगर आपको देखना है तो वो आपको कैश अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड 20,000 की ट्रांजैक्शन हुई थी, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है कैश अकाउंट में। फर्नीचर से रिलेटेड 12,000 की ट्रांजैक्शन हुई थी, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखो अकाउंट में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। तो क्या क्या चीज़ रिकॉर्ड करता है, मैं एक बार यहाँ मिटा रहा हूँ। देखो अकाउंट में 3 चीज़ों के बारे में बोला गया है कि ये 3 चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है। पहला है अमाउंट, दूसरा क्या है इफेक्ट, और तीसरा क्या है डायरेक्शन। ध्यान से समझना, मैं ऐसे ही आपके लिए मेहनत नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो आपके दिमाग में घुसे। देखो
पहला जो है वो अमाउंट है। अब तो कैश अकाउंट का एग्जांपल ले लेते हैं। कैश अकाउंट में देखो यहाँ पर जो आपको दिख रही है क्या चीज़ें दिख रही है, यहाँ पर देखो आपको दिख रहा है टू कैपिटल लिखा हुआ है और यहाँ पर एक अमाउंट लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखो कोई भी ट्रांजैक्शन जब अकाउंट में रिकॉर्ड होती है तो उसका अमाउंट जो है वो रहता है, क्योंकि किसी भी ट्रांजैक्शन को जिसको हम मॉनिटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उसको तो हम रिकॉर्ड करेंगे नहीं। तो जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे उसकी एक मॉनिटरी टर्म्स में वैल्यू रहेगी। तो सबसे पहला चीज़ जो है अमाउंट। तो अकाउंट में जो भी चीज़ रिकॉर्डेड है देखो बगल में जो है एक अमाउंट लिखा हुआ है, एक पैसा का टर्म्स में वैल्यू लिखा हुआ है। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरा है इफेक्ट। तो ये जो कैश अकाउंट है इसमें कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड हो रहा है उसका इफेक्ट आपको पता चल रहा है कि ये जो 80,000 कैश के ट्रांजैक्शन में कैश के अकाउंट में यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ, इसने किस अकाउंट को इफेक्ट किया है, इसने कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट किया है। ठीक है, यानी कि इस ट्रांजैक्शन को यहाँ पर जो रिकॉर्डेड है इसको आप देख के ही समझ जाओगे जो कैश के रूप में हमें कैपिटल मिला है। ठीक है, ओनर ने 80,000 रुपया कैश बिजनेस में लाया है एज कैपिटल। ओके, और इस साइड जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 20,000 का अमाउंट है और यहाँ पर कौन सा अकाउंट है, प्लांट एंड मशीनरी। तो आपको पता चलेगा कि प्लांट एंड मशीनरी हमने खरीदा है। ठीक है, हमने खरीदा है, तो प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है, उसके लिए 20,000 रुपये हमने दिए हैं। यहाँ पर देखो 12,000 का क्या लिखा हुआ, फर्नीचर। तो क्या है, फर्नीचर हमने खरीदा है। तो इफेक्ट पता चल रहा है कि ये जो कैश का अकाउंट है इसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो किन चीज़ों को इफेक्ट कर रहा है। इस कैश के 20,000 के ट्रांजैक्शन ने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को इफेक्ट किया है, मतलब हमने कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी होगी। ओके, इस 12,000 के ट्रांजैक्शन ने फर्नीचर के अकाउंट को किया है, वैसा है। ठीक है, और ये बैलेंस BD CD क्या है ये सब बाद में मैं आपको सिखा दूंगा, ये सब टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप समझो चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कैश अकाउंट है ना, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस हुई हम तो एक ही तरफ लिस्ट बना के लिख सकते थे, तो कुछ हम ये लेफ्ट साइड कुछ हम राइट साइड ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ, हमारा क्या दिमाग खराब हो गया जो हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं, दिमाग नहीं खराब हुआ है, हमको ये लेफ्ट साइड और राइट साइड क्यों मेंटेन करना पड़ रहा है, इसकी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जो हम आपसे डिस्कस करेंगे फ्यूचर में जब अकाउंट्स बनाएंगे तब। देखो लेफ्ट साइड में जो भी ट्रांजैक्शंस है ना वो है डेबिट वाले ट्रांजैक्शंस, और राइट साइड में जो भी ट्रांजैक्शंस है वो है क्रेडिट वाले ट्रांजैक्शंस। ओके, तो अकाउंट के लेफ्ट साइड में हम वो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं जिसमें कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, और अकाउंट के राइट साइड में हम वो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं जिसमें कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो इससे आपको डायरेक्शन भी पता चलता है। अब कौन सा अकाउंट कब डेबिट होता है कब क्रेडिट होता है इसकी डिस्कशन तो हमने अभी तक शुरू की है नहीं, जो कि हम फ्यूचर में करेंगे और वो आप आराम से सीख लेंगे। अभी बस इतना समझ लो कि एक अकाउंट में क्या होता है, एक अकाउंट में एक तरह के ट्रांजैक्शंस की समरी बनाई जाती है और उनको एक जगह पर लिखा जाता है जर्नल से उठा करके, उसको क्या कहते हैं, लेजर अकाउंट पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें तीन चीज़ों का रिफ्लेक्शन होता है। पहला है अमाउंट, तो देखो हर ट्रांजैक्शन के बगल में अमाउंट दिख रही है। दूसरा क्या है, इफेक्ट, तो ये जो अमाउंट है ये जो आपको दिख रही है इसने किस अकाउंट को इफेक्ट किया वो भी आपको दिख रहा है। और तीसरा है डायरेक्शन, तो ये जो ट्रांजैक्शन है 20,000 की ये डेबिट है कि क्रेडिट है, यही होता है किसी भी अकाउंट का डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन, डेबिट की क्रेडिट। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं अकाउंट दर्शाता है। अच्छा, अब अगला पॉइंट जो है वो आप सभी को पता है, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में डिस्कस करूँगा, ये है एसेट्स। ठीक है, एसेट्स मतलब क्या होता है, संपत्ति, या आप कह सकते हो रिसोर्सेज। रिसोर्सेज हिंदी में क्या कहते हैं, संपत्ति। ठीक है, तो एसेट्स जो है ना ये क्या हो सकते हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स या इंटेंजिबल राइट्स। क्या हो सकते हैं, टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स या इंटेंजिबल राइट्स। अब आप कहोगे सर ये टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, यहां पर लिखता हूं टेंजिबल और इनटेंजिबल। तो आप बोलोगे सर टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, ये तो पहली बार सुना है। तो देखो टेंजिबल मतलब ऐसी चीज़ें जो आप फिजिकली छू सकते हो, जैसे कि मेरा ये लैपटॉप, ये मेरा पेन, ये मेरा हेडफोन, ठीक है, ये मेरी अंगूठी। तो ये सारी चीज़ें क्या है, टेंजिबल हैं। यहाँ पर देखो पिक्चर में ये टेबल, ये बिल्डिंग, ये गाड़ी, ये कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें क्या है, टेंजिबल है। ठीक है, तो फिर सर इंटेंजिबल क्या है, संपत्ति तो सब टेंजिबल ही होता है सर। हमारे पास जो भी संपत्ति है, आपके पास स्कूल बैग है, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास आपके मोबाइल फ़ोन है, सब तो टेंजिबल है। तो इनटेंजिबल क्या चीज़ होती है, इनटेंजिबल वैसी संपत्ति होती है जिसको आप छू या देख नहीं सकते, हाँ लेकिन वो संपत्ति आपको फ़ायदा पहुंचा रही है। तो एसेट्स क्या है,
एसिड्स ऐसे रिसोर्सेज हैं या ऐसी संपत्ति है। अच्छा, संपत्ति हम किसको बोलते हैं? संपत्ति हम उस चीज़ को बोलते हैं जो फ्यूचर में हमको फ़ायदा पहुंचाएगी। देखो, हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम हर किसी को संपत्ति नहीं बोलते हैं। आपके घर में एक डस्टबिन है, डस्टबिन के अंदर कचरा है, वो भी तो एक ऑब्जेक्ट है, आपके घर में ही रखा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि उस डस्टबिन के अंदर जो चीज़ है, क्या वो आपकी संपत्ति है? तो आप मुंह टेढ़ा कर दोगे, अरे सर ये क्या बोल रहे हो, डस्टबिन के अंदर तो कचरा है, संपत्ति कैसे हो सकता है? लेकिन वो भी तो एक सामान है, आपके घर में है, तो वो संपत्ति क्यों नहीं है? क्योंकि उससे आपको फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, फ्यूचर बेनिफिट्स। तो ये चीज़ आप याद रखना कि जो सामान आपके लिए बेकार है, चाहे वो आपके घर में ही पड़ा हुआ हो, वो आपके लिए संपत्ति नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि उससे आपको फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अगर मान लो कि उस कचरे को फेंक कर या उस कचरे को बेचकर आपको 5 रुपए भी मिल जाए, तो भी आप उसको एसेट बोलोगे, क्योंकि फ्यूचर में वो आपको 5 रुपए देगा, इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। ओके, तो एसेट्स, ऐसा कोई भी सामान जो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स देगा, उसको एसेट कहते हैं। समझ में आ गई बात? अब उसमें दो तरह के हो सकते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ओके, टेंजिबल मैंने आपको बता दिया, ये टेबल, कुर्सी, बिल्डिंग, गाड़ी। ये बिल्डिंग को यूज़ करके आप बिजनेस कर रहे हो, आपको कमाई हो रही है। टेबल को आप यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में, ऑफिस में यूज़ हो रहा है, उससे भी आपको फ़ायदा पहुंच रहा है। गाड़ियों को आप यूज़ कर रहे हो, बिजनेस में कंप्यूटर्स को यूज़ कर रहे हो, तो ये हो गए टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, इसको आप फिजिकल एसेट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप इनको छू सकते हो, फील कर सकते हो। अच्छा, इंटेंजिबल में क्या हो गया? इंटेंजिबल में हो गया कुछ राइट्स। आपने सुना होगा कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब के बारे में आपने सुना है? मैं लिखता हूं यहाँ पर, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन सब चीज़ों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। अब ये चीज़ें क्या है, देखो यहाँ पर मैं एक बार फर्स्ट स्लाइड में आता हूँ। अच्छा, यहाँ पर ट्रेडमार्क लिखा है ना, ये देखो, यहाँ पर जो महिंद्रा का ये जो लोगो है, या गोदरेज का ये जो लोगो है, विप्रो का ये जो लोगो है, ये सब क्या है? इनके ट्रेडमार्क्स हैं। ठीक है, मैं अगर चाहूँ तो ये लोगो कॉपी नहीं कर सकता, इन लोगों ने ये लोगो रजिस्टर करवा रखा है। और जब भी आप किसी फर्नीचर के ऊपर या किसी प्रोडक्ट के ऊपर गोदरेज का लोगो देखते हो, तो देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये गोदरेज कंपनी का है और ये एक अच्छा ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो ये क्या है? इस चीज़ को आप छू नहीं पा रहे हो, इस लोगो को आप छू नहीं पा रहे हो, लेकिन ये आपको फ़ायदा पहुँचाता है कि नहीं? बिजनेस को ये फ़ायदा पहुँचाता है, ये लोगो बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी हमारा एक एसेट है, इसको क्या कहते हैं? ट्रेडमार्क। ठीक है, उसी तरह से कॉपीराइट हो गया या पेटेंट हो गया। चलो पहले पेटेंट की बात करते हैं। मान लो कि मैं एक दवाई की कंपनी हूँ और मैं क्या बनाता हूँ? दवाइयाँ। और मैंने एक ऐसा फार्मूला निकाल लिया जो कोविड-19 के पेशेंट्स को जल्दी ठीक कर देगा। ठीक है, तो ये फार्मूला जो मैंने निकाला, इसमें काफ़ी रिसर्च लगी है, काफ़ी पैसे खर्च हुए हमारे, काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने मिला के ये निकाला। तो मैं क्या करूँगा? इस पेटेंट को बाजार में बंटवा दूंगा। ठीक है, वैसे करना तो मुझे यही चाहिए, ताकि सारे लोग जो हैं, सभी लोग क्या करें? इस फार्मूला का यूज़ करके दवाई बना के बेच सकें। लेकिन कंपनीज ऐसा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा पैसा लगा हुआ होता है उस रिसर्च के पीछे। तो वो क्या करती हैं? उस फार्मूले को पेटेंट करा लेती हैं। ठीक है, पेटेंट कराने से क्या होता है कि वो फार्मूला जो है वो सिर्फ अब आप ही यूज़ कर सकते हो, आपके अलावा कोई और यूज़ नहीं कर सकता। तो पेटेंट करवाने में खर्चा आता है। तो जो चीज़ आपने पेटेंट करा के रखी है वो अब आपका एसेट हो गया। आप इसको छू तो नहीं सकते हो, किसी फार्मूला को आप छू सकते हो क्या? लेकिन आपका पेटेंट किया हुआ है, मतलब ये फार्मूला आपके अलावा और कोई यूज़ नहीं कर सकता, और इस फार्मूला को यूज़ करके आप फ्यूचर में बेनिफिट्स कमा लोगे। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंजिबल एसेट्स। ओके, तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अब देखो, एसेट्स के केस में आपको 3 चीज़ें होना ज़रूरी है। एसेट्स के केस में क्या होना ज़रूरी है? 3 चीज़ें। एक, वो आपको फ्यूचर बेनिफिट्स देने चाहिए, फ्यूचर बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड। ओके, दूसरी बात क्या है? उसमें आपका कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात क्या है? वो कैसे आया? वो एसेट आया एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। अब यहां पर इस गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी हमारे कंपनी के कंट्रोल में है। ठीक है हमारी गाड़ी है, तो भाई हमारे कंट्रोल में होगी। हम जब बोलेंगे चलो तो चलेगी, हम जब बोलें तो रुको तो रुकेगी। तो गाड़ी क्या है? हमारे कंट्रोल में है। तो पहले एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। गाड़ी को यूज़ करके हमको फ्यूचर में कमाई होगी, फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेंगे। हाँ मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। गाड़ी को हमने बेकार में तो रखा नहीं है, ज़रूर इसे फ्यूचर में पैसे कमाने के लिए ही रखा है। अभी देखो, ये जो टैंकर वाली गाड़ी है, अभी मेडिकल ऑक्सीजन को सप्लाई करने के लिए गाड़ियों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, ऐसे टैंकर वाली गाड़ियों की। तो ये गाड़ी को अगर हम भाड़े में देंगे
बेचेंगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा कमाई होगी, तो फ्यूचर बेनिफिट्स भी आएंगे। और गाड़ी जो है हमारे पास किसी पास्ट इवेंट के रिजल्ट में आई है। पास्ट इवेंट मतलब पास्ट में हमने ज़रूर पैसे दे के गाड़ी को खरीदा होगा, तो पास्ट में हमने इसके पीछे कुछ पैसा लगाया है तभी जाके ये गाड़ी हमको मिली है, ठीक है ना, पास्ट में हमने इसको खरीदा है, तो ये एक पास्ट इवेंट है। तो यहाँ पर देखो एसेट का एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मैं यहाँ पर हाइलाइटर लेता हूँ और इसको हाईलाइट करता हूँ। देखो, एन एसेट इज अ रिसोर्स कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स एंड फ्रॉम विच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू फ्लो टू द एंटरप्राइज। तो क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, फिर से पेन में स्विच करता हूँ। हाँ देखो, एसेट इज अ रिसोर्स, एसेट क्या है, एक संपत्ति है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटरप्राइज। ये संपत्ति जो है हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, तभी ना हम कह पाएंगे कि हमारा एसेट है। अगर ये गाड़ी कहाँ गया गाड़ी, हाँ, अगर ये गाड़ी ये अपनी नहीं है, ये किसी बगल वाली फैक्ट्री की बगल की फैक्ट्री की या बगल की बिजनेस की गाड़ी है, लेकिन हमारे गैरेज में सिर्फ पार्क की हुई है, तो क्या हम इसको अपना एसेट कह देंगे? नहीं, क्योंकि इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। ओके, तो एसेट क्या है, एक रिसोर्स है जो कि एक एंटरप्राइज के कंट्रोल में होना चाहिए, तभी जाके उसका एसेट होगा, और वो एक पास्ट इवेंट से आना चाहिए, ठीक है। पास्ट इवेंट मतलब इस एसेट को किसी तरह तो हमने एक्वायर किया होगा पास्ट में, उसी से ये एसेट जो है वो खड़ा हुआ है, और इससे हमको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स की एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। अब देखो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि फ्यूचर किसी ने देखा नहीं है, तो श्योरली हम नहीं बता सकते कि इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे ही, क्योंकि ये गाड़ी जो है ये रोड पे चल रही है। अब मान लो चलते चलते इसका क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खत्म हो गई, तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने की जगह और घाटा लग गया हमको, और इसका पीछे खर्चा वर्चा हुआ और झमेला वमेला हुआ, कंपेंसेशन वगैरह देना पड़ा। मान लो एक बंदा मर गया इस एक्सीडेंट से, उसमें कंपेंसेशन भी देना पड़ा, तो फ्यूचर बेनिफिट्स तो हुई नहीं। पर उस सोच को लेके थोड़ी ना हम चलते हैं, हम तो इस सोच को लेके चलेंगे कि ये गाड़ी जो है हमको फ्यूचर में पैसा कमा के देगी। तो ये तीन कंडीशंस अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम कहेंगे कि ये चीज़ जो है वो हमारी एसेट है। तीन कंडीशंस क्या है, वो रिसोर्स जो है, वो एसेट जो है वो हमको फ्यूचर में बेनिफिट्स देनी चाहिए, उसका कंट्रोल हमारे पास होना चाहिए, और तीसरा वो एक पास्ट इवेंट से हमारे पास आई हो, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक जो इमेज देख रहे हो, देखो यहाँ पर बीच में एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन में जो है, इस लाइन के इस साइड में कुछ एसेट्स आपको दिख रही हैं और इस साइड में कुछ एसेट्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो एसेट्स दिख रही है ना, ये है नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट, ये समझाऊंगा मैं, बस लिख रहा हूँ, आप बस देखते जाओ। नॉन करेंट एसेट्स, और यहाँ पर जो है वो है करेंट एसेट्स, ठीक है। तो अब नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स क्या है सर? टेंजिबल इंटेंजिबल आपने बता दिया, एसेट्स की डेफिनेशन में तीन जो मेजर पॉइंट्स है वो आपने बता दिया। अब आप कह रहे हो नॉन करेंट और करेंट, तो ये जो नॉन करेंट और करेंट है ना, ये भी एसेट का एक बाइफार्केशन होता है। हम एसेट्स को इस तरह से बांट सकते हैं। पहले हमने कैसे बांटा था, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल मतलब जिसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जैसे कि हेडफोन, लैपटॉप, पेन वगैरह, ठीक है। इंटेंजिबल क्या है, जो राइट्स हैं हमारे पास, जो पेटेंट्स हैं, जो कॉपीराइट्स है, जो हमारा ट्रेडमार्क्स है, वो गया इंटेंजिबल, क्योंकि उसको छू तो नहीं सकते पर उससे हमारी कंपनी को फायदा हो रहा है। जैसे पेटेंट हो गया, पेटेंट के पीछे हमने खर्चा काफ़ी किया है, रिसर्च की है, फॉर्मूला डेवलप किया है, तो खर्चा हुआ है। तो पास्ट इवेंट उसमें क्या हो गया, पेटेंट के केस में पास्ट इवेंट हो गया हमारा खर्चा, और जो रजिस्ट्रेशन हमने करवाया वो पास्ट इवेंट। पेटेंट का कंट्रोल हमारे पास है, फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे अलावा कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, और उससे हमको क्या मिलेगा, फ्यूचर बेनिफिट्स। उस फार्मूला का यूज़ करके हम दवाइयाँ बनाएंगे कोविड-19 की, बाजार में बेचेंगे और मुनाफा कमाएंगे, ठीक है। तो इनटेंजिबल एसेट्स भी एसेट्स की सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं और वो हमारे लिए एसेट्स होता है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, नॉन करेंट और करेंट। ये चीज़ जो, ये जो बाइफर्केशन है ना नॉन करेंट की, यहाँ पर देखो करेंट एसेट्स हम किसको बोल रहे हैं, कैश को बोल रहे हैं करेंट एसेट्स। और यहाँ पर आपको कपड़े दिख रहे होंगे, ये कपड़े आपके घर में पहनने वाले कपड़े नहीं है, ये एक दुकान का स्टॉक है, ठीक है। ये कपड़े की दुकान का फोटो है और वहाँ पर उसका स्टॉक है, ठीक है। जैसे जो क्या कहते हैं, किराने की दुकान में स्टॉक क्या होता है, आटा, चावल, दाल, चीनी, ये सब चीज़ें किराने की दुकान की स्टॉक होती है। तो कपड़े की दुकान का स्टॉक क्या होता है, कपड़े। तो ये हो गया कैश, ये हो गया स्टॉक। ये क्या है, ये बैंक है, और बैंक में भी आपके बैंक अकाउंट में आपके पैसे पड़े हुए होते हैं, तो वो क्या होता है, वो भी आपका एसेट होता है। और यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर आपका दिखाया गया है लेन देन करने वाले, उधारी में लेन देन करने वाले, ठीक है। तो ये हो गए आपके, मान लो डेटर्स। डेटर्स मतलब
ये भी मैं बताऊंगा डेटर्स क्या होता है। जो लोग आपसे उधार में सामान खरीदते हैं जिससे आपको पैसे मिलने हैं, उनको बोलते हैं डेटर्स। ठीक है, तो ये हो गए करंट एसेट्स और ये हो गए नॉन करंट एसेट्स। अब इनका जो डिफरेंस है ना, वो हम अगले लेक्चर में समझेंगे, क्योंकि ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आशा करता हूँ कि यहाँ पर जो भी बातें मैंने डिस्कस की, खास करके एसेट्स से रिलेटेड, वो आपको ज़रूर से ज़रूर समझना चाहिए, अच्छे से समझना। यहाँ पर किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई हैं, ये 3 कंडीशंस, इनको बिल्कुल अपने दिमाग में 25-30 बार रटना कि एसेट क्या है, जो हमको फ्यूचर बेनिफिट देती है, जो हमारे कंट्रोल में है और जो पास्ट इवेंट से हमारे पास आया है। एसेट विच हैज़ रिजल्टेड ड्यू टू पास्ट इवेंट, ये जो यहाँ पर हाईलाइटेड डेफिनेशन है, इसको रट लेना। ठीक है, और एसेट्स में टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स हो सकते हैं, और आगे की जो क्लासिफिकेशन है देखो करंट नॉन करंट की यहाँ पर लिखी हुई है, ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको और लाइबिलिटीज़ को अगले लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात और, अगर आपको समझ में आया, पसंद आया, तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और नीचे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा। फिर से कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।